यूपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले विद्यांशु शेखर ओझा ने भी इस परीक्षा में सफलता का झंडा गाड़ा है। रांची के रहने वाले विद्यांशु शेखर ओझा ने इस परीक्षा में 59वीं रैंक हासिल किया है और पूरे रांची में कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी सफलता अर्जित की है। अगर इस परीक्षा की बात करें तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए विद्यांशु शेखर झा खुद जुड़े हुए हैं। विद्यांशु, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप पर। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल विद्यांशु, देखिए यूपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, आपने जब परिणाम देखा विद्यांशु, तो सबसे पहले बताइए कैसा महसूस हुआ आपको? शुरू में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ जी। मेरे एक दोस्त ने मुझे परीक्षा का परिणाम बताया कि तुम आईएएस बन गए, तो मैंने उसे डांट भी लगा दी कि ये कैसी बात कर रहे हो। एक मिनट सर। अच्छा विद्यांशु, ये बताइए कि देखिए देश की सबसे कठिन परीक्षा के तौर पर इस परीक्षा को देखा जाता है। परीक्षा के परिणाम आने से पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे बतौर यूपीएससी एस्पायरेंट? किस तरीके की चीजें दिमाग में चल रही थी विद्यांशु जब परिणाम नहीं आए थे उसके पहले? सर मैं ये सोच रहा था कि पहले भी मैं सेलेक्टेड, तो इस बार की उम्मीद तो मैं पहले भी सिलेक्टेड था, तो इस बार की उम्मीद तो जरूर थी कि शायद रैंक आ जाए, पर इस बार तो उम्मीद नहीं थी कि आईएएस आईपीएस बन पाऊंगा। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तुम आईएएस बन गए, बधाई हो, तो मैंने तो उसे डांट के फोन काट दिया कि ये मतलब कैसा मजाक नहीं करना चाहिए किसी के साथ। फिर दूसरे दोस्त का मैसेज आया कि तुम आईएएस बन गए, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि शायद ये हो गया। तब मैंने चलिए, तो एक दोस्त के परिणाम को लेकर दूसरे दोस्तों में भी जो है वो उत्सुकता रहती है और यही विद्यांशु के साथ भी हुआ है। विद्यांशु, ये बताइए कि 2022 में भी आपने इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी, उसके बाद से आगे के रोड मैप के लिए आपने किस तरीके की तैयारी की, क्या रणनीतियां आपने बनाई? और अब देखिए जब आपकी सफलता, अब आपने 59वां रैंक प्राप्त किया है, तो वो रणनीतियां थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा करिए। किस तरह की स्ट्रेटजीज आपने बनाई इस पूरी परीक्षा अवधि के दौरान? जी, इस परीक्षा में पहली रणनीति तो ये थी कि मैंने इस परीक्षा को चुना ही इसलिए क्योंकि इसके विषयों में मेरी बहुत रुचि है। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा इन चीजों में, तो मैंने इसलिए ही इस परीक्षा को चुना था। और दूसरा, लिखने के आंसर्स में हमेशा मेरी काफी रुचि रही है, वो मेरा काफी मजबूत क्षेत्र रहा है, तो मेरे लिए वो काफी आसान हो गया था लिखने का काम। तीसरी बात, मैं लोगों को कहूंगा कि थोड़ा मन में पेशेंस रखिए। ये थोड़ा लंबा एग्जाम है, 3 साल 4 साल 5 साल खिंच जाता है, तो आपको अपनी असफलता से हताश होने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ जैसा था, मैं 3 साल लगातार प्रीलिम्स में फेल होता रहा, पर जब सिलेक्शन हुए तो लगातार 3 साल लगातार सिलेक्शन भी हुआ। पहले मैं एसडीएम बना दानिक्स में, फिर आईएफएस में आया, अभी आईएएस बना, तो वो थोड़ा हताश नहीं होना है। एक और बात मैं बोलूंगा कि इस परीक्षा में आप अपने सब्जेक्ट मैटर को कम से कम रखें, बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागे, लिमिटेड किताबों को बार बार पढ़ें, उनको बार बार रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो कई जानकारियां आपने दी विद्यांशु की। सबसे पहले तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस परीक्षा में क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखें। विद्यांशु, ये बताइए कि आपकी सफलता देखिए अब पूरे रांची में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने जब ये ठाना विद्यांशु की हमें इस परीक्षा को क्रैक करना है, तो किस तरीके की आपने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी थी और रूटीन आपका क्या होता था स्टडी के लिए? जी, मेरे रूटीन में ऐसा था कि मैं 2-3 महीने के गोल को सेट करता था कि इस 2-3 महीने में मुझे इतने विषय खत्म कर लेने हैं, यहाँ तक कर लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी, और उस 2-3 महीने को मैं हफ्ते के हिसाब से ब्रेक करता था कि इस हफ्ते मुझे इतना कर लेना है, इतने विषयों को इतना कर लेना है। और मैं डेली का टारगेट नहीं रखता था, क्योंकि आप हर दिन प्लान नहीं कर सकते कि आज क्या हो पाएगा। कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, कभी बाहर जाना पड़ सकता है, कभी कोई टेस्ट हो सकती है, तो मैं हफ्ते के हिसाब से चलता था। और मेरा हर दिन का यही लक्ष्य होता था कि इस हफ्ते भर के लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके मैं फिनिश कर लूं। तो
तो इसमें मेरा ऐसा रहता था कि अब मैं सुबह उठा, मम्मी मुझे सुबह सुबह उठा देती थी, मैं 5:30-6 तक पढ़ने बैठ गया, 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई की, 11 बजे थोड़ी थकान हुई तो सो गया, फिर आधे एक घंटे सो करके फ्रेश हुआ, नहाया, फिर से पढ़ने बैठ गया, फिर 3-4 घंटे पढ़ाई की, फिर थक गया, फिर थोड़ी देर आराम कर ली। तो काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप जब विश्व के सबसे कठिनतम परीक्षा को दे रहे हो तो आप घंटे कैसे गिनोगे? आपका काम ही है पूरी टाइम पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करो, जब थक गए थोड़ा आराम कर लो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। मैं तो यही करता था। बिल्कुल, तो एक बैलेंस रूटीन वर्क भी बहुत ज़रूरी है और विद्यांशु ने इसे फॉलो भी किया। विद्यांशु, देखिए, जब सफलता हासिल होती है तो उसके पीछे के संघर्षों की भी बात होती है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किसने सहायता की इस पूरी जर्नी में? कौन आपके लिए एक स्ट्रेंथ बना रहा इस पूरी जर्नी के दौरान, और किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? विद्यांशु। देखिए, सबसे अहम भूमिका तो इसमें मेरे माता पिता की थी। मेरी माता जी मेरे साथ रही पूरे टाइम दिल्ली की तैयारी करने के लिए। तो सुबह उठा देना, खाना मिल जाना, मुझे बस पढ़ाई करने की चिंता रहती थी, बाकी सारी चीजें मम्मी ही देखती थी। जब मैंने कुछ आंसर याद कर लिया तो मैं उनको सुनाता था, जब मेरे कुछ टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं उनको बोलता था कि आप आके सामने वाली दीवार पे आप टिक कर दो, देखो मैंने ये कर लिया। तो सबसे बड़ी भूमिका यही थी। अब चूंकि माता जी मेरे पास थी तो पिताजी के लिए बड़ा संघर्ष हो गया। 5 साल वो अकेले रहे रांची में, अकेले उन्होंने सब कुछ मैनेज किया। तो माता पिता का संघर्ष सबसे ज्यादा बड़ा था इसमें। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि मेरे कुछ सीनियर थे, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, अमोल श्रीवास्तव जी, वो अभी पूर्वी दिल्ली जिले के कलेक्टर हैं, वो 2018 बैच के IAS अधिकारी है, तो वो मेरे कॉलेज सीनियर थे। तो उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनकी सफलता से प्रेरणा लेता रहा। और भी जो मेरे कुछ अच्छे टीचर थे उनसे कभी पूछ लेता था कि सर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख लोग थे। चलिए, तो सफलता में योगदान भी लोगों का होता है। लोग किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रेरणा से सीखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। विद्यांशु ने भी इन चीज़ों को बखूबी समझा, उनसे प्रेरणा ली और फिर अपने सफ़र को जारी रखा। विद्यांशु, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये पूरी जर्नी आसान नहीं होती है। एक UPSC एस्पायरेंट जब इस सफ़र में अपने कदम रखता है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी जर्नी और कठिन होती चली जाती है। आप अपने कुछ वो एग्जाम्पल्स बताइए जब आपको लगा कि हाँ, वाकई में ये जो जर्नी है थोड़ी सी मुश्किल है, कठिन है, लेकिन हाँ, इसके बाद सफलता है। तो कुछ वो उदाहरण बताइए जिसने आपको हिट किया हो कि संघर्ष है, इसके बाद ही सफलता मिलेगी हमें। सर, सबसे मुश्किल तो जर्नी की शुरुआत में ही हो गई। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, 2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, जो पहला चरण होता है इस एग्जाम का। अगली बार लगा कि चलो ठीक है, पिछली बार 2 नंबर से ही रह गए थे, मैं तो बहुत करीब था, इस बार तो कर ही देंगे। तो अगली बार मैंने जब दिया तो 0.67 से छूट गया। और UPSC मार्क्स तुरंत नहीं बताती, UPSC बस ये बताती है कि आपका नहीं हुआ है, वो बस सफल रोल नंबर्स के नाम पब्लिश करती है। नहीं हुआ, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि क्यों नहीं हुआ। 2-3 महीने तो मैं बहुत ही ज्यादा हताश था, वो बहुत कठिन वक्त था जी। फिर लगा चलो पिछली बार 2 नंबर से नहीं हुआ, अगली बार आधे नंबर से नहीं हुआ, इस बार तो कर ही लेंगे। अगली बार 1 नंबर से नहीं हुआ। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त था कि आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, और पहले ही चरण में आप हर बार फेल हो जा रहे हो। ये काफी मुश्किल वक्त था मेरे लिए। पर यही बात है कि मैंने मेहनत अपनी जारी रखी। मुझे पता था कि मैं हर बार 1-2 नंबर से ही चूक रहा हूँ, तो वो किस्मत की बात है। अगर जब भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेरे सही हो गए तो मैं कर लूंगा, मतलब मैं काबिल तो हूँ, ठीक है, किस्मत का साथ नहीं है मेरे पास। तो एक ये चीज थी। और चूंकि ये प्रथम स्टेज ही था तो मैं पूरे टाइम जो मेंस की स्टेज है मैंने उसकी तैयारी जारी रखी थी कि जब भी मेरा प्रीलिम्स निकले मेंस में मुझे दिक्कत ना हो। तो वो तैयारी मैंने जारी रखी। और अगले बार जब मैंने एग्जाम दिया तो 2022 की परीक्षा थी, जब मेरा पहला बार प्रीलिम्स भी निकला। तो मैंने उस दिन भी क्वेश्चन पेपर काफी टफ था, पर मैंने खुद को यही समझाया कि जब इतनी पढ़ाई के बाद मुझे पेपर टफ लग रहा है तो बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। मेरा तो हर बार 1-2 नंबर से ही छूटा है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हौसले से परीक्षा दी। और जैसे ही प्रीलिम्स निकला, मेंस की मैं तैयारी कर ही रहा था 2-3 सालों से, तो जैसे ही पहली बार प्रीलिम्स निकला, मेरा मेंस भी हो गया, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए तो सिलेक्शन भी हो गया। तो पहली प्रीलिम्स निकलते ही पहले ही साल 2022 में सिलेक्शन हुआ, 23 में फिर से हो गया IFS में, और इस बार IAS बन गया भगवान की दया से।
बिल्कुल। तो चलिए, इस पूरे सफर का सार यही है कि आपको मेहनत करते रहना है। अगर आप मेहनत से हटेंगे तो फिर आप वो रास्ते से हट जाएंगे। और जैसा कि विद्यांशु ने बताया कि वो 1-2 नंबर से चूक रहे थे, प्रीलिम्स में ये कठिनाइयां आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने सफर को पूरे धैर्य और संयम के साथ जारी रखा और आज देखिए उनकी सफलता चर्चा का विषय भी बनी हुई है। एक और चीज आपसे समझते हैं विद्यांशु, देखिए आज के युवा थोड़े हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है या बहुत माइनर नंबर से वो चूकते हैं तो उनके अंदर एक दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे विद्यांशु? देखिए, 2-3 बातें मैं बोलूंगा। पहले तो ऐसा है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि जब ओखल में सर दिया तो मुसल से क्या करना। जब आपने खुद ही इतनी मुश्किल परीक्षा ठान ली है तो फिर डर की कोई गुंजाइश नहीं। आपको पता होना चाहिए ये परीक्षा कैसी चीज है। दूसरी बात ये, इस परीक्षा में थोड़ा आपको धैर्य तो रखना पड़ता है। 2-3 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं पहले स्टेज को भी पार करने में अमूमन तौर पे, तो वो पेशेंस आपको रखना चाहिए। तीसरा, मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा कोचिंग के मटेरियल के पीछे ना भागें, लिमिटेड किताबों को बार बार पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं, 10 साल के क्वेश्चन को बनाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मैपिंग, ज्योग्राफी, जिसे यूजुअली छात्र निग्लेक्ट करते थे और आजकल इनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा सुझाव होगा कि इन एरियाज को अच्छे से किया जाए और अखबार को आप रोज पढ़ें, क्योंकि काफी गलतियां जो विद्यार्थी करते हैं कि वो कोचिंग के मटेरियल पढ़ते हैं पर अखबार नहीं पढ़ते हैं। पर यूपीएससी कोचिंग के मटेरियल से सवाल नहीं पूछेगी ना, यूपीएससी तो अखबार से उठा के क्वेश्चन सेट करेगी, तो आपको अखबार निरंतर पढ़ना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि एग्जाम के दिन मन में कोई उम्मीद लेके ना जाए कि मेरा हो ही जाएगा, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। देखिए, विश्व के कठिनतम परीक्षाओं में से है कि आपके बोलने से नहीं हो जाता कि मेरी तैयारी हो गई है तो मेरा हो जाएगा। फ्री माइंड से जाएं कि ठीक है, मैंने पढ़ाई की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर आगे जो भी रिजल्ट होगा मुझे मंजूर होगा। मन में कोई वो बर्डन ना लेके जाए कि मुझे इतना करना ही, अरे पेपर टफ आ गया, ये क्यों नहीं बन रहा, ये सब नहीं रखना है। चलिए, तो इस परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो मन में कोई बर्डन नहीं रखना होता है और अपने आप पे भरोसा सबसे जरूरी चीज है। अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, खुद पर संयम रखते हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। और विद्यांशु की कहानी, विद्यांशु का सफर यह दर्शाता है और 59वां रैंक इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में हासिल किया है और पूरे रांची में इस वक्त उनकी चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विद्यांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए और आने वाले जो युवा हैं जो यूपीएससी परीक्षा से जुड़ना चाहते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।